ये लिवर एब्सेस बेसिकली होता क्या है? इसके ये डॉक्टर्स बोल तो देते हैं, हाँ। लेकिन जनता को समझ में नहीं आता, तो आप इसके बारे में बताएं जरा। लिवर एब्सेस में पहले तो मैं एब्सेस के बारे में बात करती जी। हूँ कि एब्सेस अच्छा मैम, ये एम्ब्यूइक और पायोजेनिक हाँ। लिवर एब्सेस में क्या डिफरेंस होता है? सो बेसिकली जैसे मैंने बताया था पैरासाइट के थ्रू भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जी। तो जो हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी के, वो भी इसके लिए ज्यादा प्रोन होते हैं? हो सकते हैं क्योंकि Okay. अगेन क्रॉनिक कोई भी ऐसी डिजीज है जो क्रॉनिकली चलती है। कौन से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे हमें पता पड़ सकता है कि ये लिवर एब्सेस की साइन है? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट पेन के साथ आएगा। ओके। उसको क्या वॉमिटिंग, सडनली वेट लॉस और जो वीकनेस होती है, वेट लॉस वीकनेस, ये भी इसके कारण होते हैं? डेफिनेटली आपको वॉमिटिंग होगी, पेशेंट खाना नहीं। एक्सरसाइज का कितना रोल है? बेसिकली लिवर एब्सेस में ऐसा एक्सरसाइज का रोल इतना मैं नहीं। दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका ठाकुर और मैम एक जनरल सर्जन है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो यूजुअली आदमी सुनता तो है बट उसको पता नहीं होता क्या है। हम बात करने वाले हैं लिवर एब्सेस पर। लिवर एब्सेस जनरली लोग जो सुनते हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में सुनते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। मैम, जैसा भी मैंने अभी बात करी कि हम लिवर एब्सेस पे बात करने वाले हैं, तो ये लिवर एब्सेस बेसिकली होता क्या है? इसके ये डॉक्टर्स बोल तो देते हैं, लेकिन जनता को समझ में नहीं आता, तो आप इसके बारे में बताएं जरा। लिवर एब्सेस में पहले तो मैं एब्सेस के बारे में बात करती हूँ कि एब्सेस का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, किसी भी जगह पे जहाँ पस इकट्ठा हो जाए थ्रू आउट बॉडी में, तो उसको हम एब्सेस ही बोलते हैं। कोई कैविटी में अगर पस इकट्ठा हो जाए, तो उसी तरह से लिवर के अंदर अगर पस इकट्ठा हो जा रहा है कैविटी के अंदर, तो वो बन जाता है हमारा लिवर एब्सेस। ओके। तो मैम, ये प्रॉब्लम होती क्यों है बेसिकली? ये बेसिकली इसलिए होती है स्पेसिफिकली इम्यूनिटी की कमी की वजह से। और हमारा कुछ ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीटाणु बोलते हैं हम उसको, और पैरासाइट्स कुछ होते हैं, उन दोनों के ही कारण ये चीज होती है। और इसमें क्या है, पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी कम है और पेशेंट की जो एक बोल सकते हैं कि शक्ति, उससे लड़ने की शक्ति जो है बाहर के कीटाणु से, वो कम हो गई है। उस वजह से ये दिक्कत यूजुअली बनती है। अच्छा, क्या अगर मैं पुराने टाइम में और आज के टाइम में कंपेयर करूं, तो पुराने टाइम में ये शब्द बहुत कम सुनने को आता था। हाँ। आज की डेट में ये ज्यादा सुनने को आ रहा है। हाँ। तो व्हाट इज द रीजन? आई थिंक स्पेसिफिकली अगर एब्सेस और इस तरह की लिवर एब्सेस की बात करें, तो इसमें मोस्टली कॉज होता है कुछ गंदा खाना या अनहाइजीनिक खाना, और इवन जो वाटर हम लेते हैं या बाहर का कोई पानी वगैरह खराब है, इस चीज से यूजुअली गट के थ्रू ये आता है। तो आप कुछ भी गंदा बाहर जा रहे हैं, आजकल बाहर खाने का तो इतना ज्यादा चलन है। हर कोई बाहर का ये वो जो भी है वो खाएंगे, उससे क्या है, गट में जाएगा, वो हमारे पेट में जाएगा, पेट के थ्रू, क्योंकि इन्फेक्शन ऑलरेडी पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो अब लो हो गई है, तो उस वजह से ये उसके साथ होगा। पुराने टाइम पे लोग इतना बाहर खाते नहीं थे, घर का अच्छा हाइजीनिक खाना खाते थे, तो यूजुअली पुराने टाइम में आपको कम सुनाई देने मिलेगा, अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। राइट। अच्छा मैम, ये एम्ब्यूइक और पायोजेनिक लिवर एब्सेस में क्या डिफरेंस होता है? सो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, पैरासाइट के थ्रू भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइट एक अमीबा होता है, एंडोमीबा हिस्टोलाइटिका बोलते हैं उसको, पढ़ा था मैं बायोलॉजी में। तो वही है, वो एक कारण है जो कि ये कॉज करता है एब्सेस। और दूसरा पायोजेनिक, ये बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेप्लोकोकाई, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म, वो भी कॉज कर सकते हैं। तो दोनों के कॉज करने में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है पेशेंट के सिम्टम्स में। लेकिन कॉज दोनों करते वही है, एब्सेस ही कॉज करते हैं। एब्सेस ही कॉज करते हैं। और दोनों के एब्सेस सेम टाइम ही होते हैं, मतलब उनकी प्रॉब्लम सेम होती है। थोड़े बहुत सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं और ट्रीटमेंट करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज रहती है। अमीबिक में एक चीज जो बोलते हैं, जो लिवर का एरिया होता है वो एक तरह से बोल सकते हैं खा लेती है, तो वहाँ पे पस बना देती है। और उसमें क्या है, उसको एंचोवी सॉस करके बोला जाता है कि जब वो पस निकाला जाता है तो वो कुछ रेडिश सा दिखता है। तो ये एक इसमें एक स्पेसिफिक चीज है अमीबिक एब्सेस में, जो पायोजेनिक में नहीं दिखाई देती है। वो अमीबिक में ही आपको एंचोवी सॉस करके एक नाम मिलेगा, उस टाइप का पस बनता है। राइट। अच्छा मैम, अगर मैं एक जनरल टर्म्स में बात करूं, कौन से टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिनको
ये लिवर एब्सेस होने के लिए ज्यादा प्रवण होते हैं, ज्यादा संभावना होती है? हाँ, तो जो मैंने बात की इम्यूनिटी की, जी कि इम्यूनिटी जिनमें भी कम होगी। ओके अब फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी कम होती है, कुछ डिजीजेस ऐसी हो जाती हैं जो पेशेंट क्रॉनिकली किसी डिजीज से सफर कर रहा है, अगर ओके जैसे डायबिटीज हो गई। अच्छा हाँ, तो अगर ऐसी कोई डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज जो उनकी इम्यूनिटी को कम कर रही है, कम कर रही है, तो वो हो सकता है। कुछ इम्यूनो डेफिशिएंट डिजीजेस ऐसी हो जाती हैं, जैसे उसमें HIV भी आ जाता है, जिसमें पेशेंट का अपना इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। आजकल जो ज्यादा देखा जाता है वो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के साथ एसोसिएटेड ज्यादा रहता है। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनमें ये चीज ज्यादा देखी जाती है। ओके अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि जिनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जैसे HIV आपने नाम लिया, तो जो हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस B या C के, वो भी इसके लिए ज्यादा प्रवण होते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि अगेन क्रॉनिक कोई भी ऐसी डिजीज है जो क्रॉनिकली चलती आ रही है, पेशेंट की इम्यूनिटी को अफेक्ट करती आ रही है। इवन स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं, स्टेरॉइड्स भी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो इससे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्टेरॉइड्स बहुत डिफरेंट रीजंस की वजह से ले रहे होते हैं, बहुत टाइम से ले रहे होते हैं, तो उनमें भी ऐसा एब्सेस बनने का चांस ज्यादा रहता है। अच्छा, इसके लिवर एब्सेस के मैम जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो पता के मतलब अगर हम ये पता करना चाहें कि स्टार्टिंग में हमें पता पड़ रहा है, तो कौन से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे हमें पता पड़ सकता है कि ये लिवर एब्सेस के साइन है? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट पेन के साथ आएगा। ओके उसको एब्डोमिनल पेन रहेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा। दूसरा, उसको फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो ये सब जनरल फीचर्स के साथ पेशेंट हमारे पास आता है। ओके तो यूजुअली पेशेंट ये भी सोच सकता है कि फूड पॉइजनिंग है या कुछ ज्यादा मेन नहीं है, क्योंकि बेसिक जो स्टार्ट होता है वो इसी तरीके से स्टार्ट होता है। अच्छा, इसमें राइट साइड मतलब दर्द का कोई साइड भी होता है कि राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, तो मोस्टली जो लिवर एब्सेस का पेन होता है वो राइट साइड में होता है। ओके क्योंकि हमारा लिवर जो है वो राइट साइड सिचुएटेड है। ओके तो जो उसकी प्लेसमेंट की वजह से राइट में और ऊपर की तरफ में पेशेंट को दर्द रहेगा। ओके और साथ में उसमें उसको वॉमिटिंग भी वो होगी कि वॉमिटिंग भी कर रहा है, साथ में उसको फीवर भी है, और हो भी सकता है कि कई केसेस में उसको डायरिया भी हो रहा है। ओके हाँ जी। अच्छा मैम, क्या कुछ ऐसा भी होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको दर्द ना हो, सीधे हम डायग्नोज करेंगे ये लिवर एब्सेस है? हो सकता है, अगर लिवर एब्सेस छोटा है, ओके अगर उतना बड़ा नहीं है कि जो पेन कॉज कर रहा हो, अगर जस्ट स्टार्टिंग है एब्सेस की, तो हो सकता है कि जस्ट एक अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया कोई और रीजन से, उसमें उनको मिल गया। लेकिन मोस्टली जो होता है पेन के साथ ही पेशेंट हमारे पास आता है। अच्छा, पेशेंट को कब डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? जैसे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर ये सारे सिम्टम्स एक साथ हो रहे हैं पेशेंट को, तो डेफिनेटली उनको एक बार डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, ताकि ये चीज आगे बढ़ने से पहले ही उसका इलाज हो सके। अच्छा, क्या वॉमिटिंग, सडनली वेट लॉस और जो वीकनेस होती है, वेट लॉस वीकनेस, ये भी इसके कारण होते हैं? डेफिनेटली आपको वॉमिटिंग होगी, पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा जी, खाना नहीं खा पाएगा, उससे उसको क्या है कि एपेटाइट भी उसकी कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, भूख मतलब उसको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, जिस वजह से उसको वेट लॉस होगा। अगर पेशेंट हमारे पास जल्दी नहीं आ रहा है, घर पे ही रह रहा है, हफ्ते महीने ये चीज चल रही है, और पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में वीकनेस और वेट लॉस जनरली देखने मिलता है। मोस्टली मैंने ये देखा है, पेशेंट जब तक हमारे पास आते हैं ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा थिन जो है वो ऐसे करके आते हैं। ओके हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कुछ पेशेंट्स अगर इस लिवर एब्सेस के हैं, तो क्या उनको चक्कर आना, बेहोशी आना, ये चीज पॉसिबिलिटीज है? सिर्फ तब अगर वीकनेस की वजह से ये हो रहा है, वीकनेस की वजह से, कि इतनी वॉमिटिंग हो गई कि पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा है, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग और डायरिया दोनों चीजें होती हैं जी। तो पेशेंट को इतनी वीकनेस हो गई वॉमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से, तो चक्कर वगैरह आ सकते हैं। अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या लिवर एब्सेस जानलेवा भी होता है? हो सकता है, अगर लिवर एब्सेस जो है वो साइज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, और जो स्टार्टिंग सिम्टम्स है, पेशेंट उसे इग्नोर कर रहा है, या घर की कुछ दवाइयां ले रहा है, या उसने बस उल्टी आ रही है तो उल्टी की दवाई ले ली, डायरिया है तो डायरिया की दवाई ले ली, मतलब खुद से अपनी ट्रीटमेंट कर रहा है, उसे ये समझ ही नहीं आया कि उसमें एक एब्सेस बना हुआ है। वो क्या है, बढ़ता जाएगा एंड एक पॉइंट आता है कि वो एब्सेस फट भी सकता है। अच्छा हाँ जी, और वो फट जाता है, और वो फट सकता है सिर्फ उसी जगह पे नहीं, वो आपके पेट के अंदर फट सकता है, वो आपके लंग्स के अंदर फट सकता है, वो
पस जो है जो उसके अंदर भरा पड़ा है वो हम्म। लंग के अंदर जा सकता है, लंग के नीचे जा सकता है, पूरे पेट में फैल सकता है। ओहो। और सबसे जो खतरनाक चीज होती है कि लंग जो होता है वो हार्ट में भी जा सकता है। तो हार्ट अच्छा। के आसपास के एरिया के अंदर अगर वो चला गया तो वो डेफिनेटली बहुत ही जानलेवा होता है। ओके, ये तो आपने बड़ी मतलब सेंसिटिव बात बता दी। बिल्कुल। जी। अच्छा मैम, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें जी हाँ, तो ठीक है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है, बिल्कुल। लेकिन डायग्नोसिस के लिए क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। डायग्नोसिस के लिए जैसे क्लिनिकली हम जब भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी को एब्सेस है तो मैं मोस्टली पेशेंट को बोलती हूँ एक तो ब्लड टेस्ट के लिए, दूसरा इमेजिंग के लिए। इमेजिंग में आपका अल्ट्रासाउंड आ गया, सीटी स्कैन आ गया। ब्लड टेस्ट में आपके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट बोला जाता है, सीबीसी जी। उसके अंदर हम सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट अनीमिक मिलते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कम रहता है। दूसरा जो उनका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है या डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है, जैसे न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट्स वगैरह बढ़े हुए मिलते हैं उसमें। फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे कि ईएसआर होता है, सीआरपी होता है। हाँ, सीआरपी। ये सब जो है ये भी इंक्रीज्ड मिलेंगे। दूसरा फिर मैं एलएफटी के लिए बोलती हूँ पेशेंट को, जो लिवर फंक्शन टेस्ट है बेसिकली। उसमें आप एसजीओटी, एसजीपीटी ले लें, एएलपी ले लें, सब कुछ इंक्रीज्ड होता है। अगर एब्सेस ज्यादा बड़ा है तो उसमें आपका बिलिरुबिन भी इंक्रीज रहेगा। मतलब जॉन्डिस होने की संभावना है। बिल्कुल, जॉन्डिस में हो सकता है। और सीबीसी में आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो बोलते हैं हम लोग, वो इंक्रीज होता है। बेसिकली पेशेंट का जो क्लॉटिंग करने का जो एक शक्ति है वो भी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमको चेंजेस मिलेंगे आपके ब्लड टेस्ट में। और फिर बाकी अल्ट्रासाउंड रहता है, सीटी रहता है, वो सब। अच्छा मैम, सीआरपी में भी 2 टाइप के टेस्ट होते हैं ना? तो वो क्या, उनमें क्या डिफरेंस होता है? वो क्या किस चीज के लिए होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली हमारे लिवर जो होता है वो ये प्रोटीन बनाता है। तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है, बस बेसिकली है कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रही है तो उसमें वो आपको इंक्रीज मिलेगा। क्योंकि लिवर वो चीज बनाती है। लिवर जो इन्फ्लेमेशन से जब भी लड़ने की कोशिश कर रही है तो ये समझिए कि वो प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में। अच्छा, क्या जैसे सीटी और यूएसजी की हम बात कर रहे हैं, तो सीटी और यूएसजी में से बेस्ट वन कौन सा मानते हैं हम? सीटी को थोड़ा बेस्ट इसलिए मानेंगे, यूएसजी में तो वैसे पता चल जाता है जी, लेकिन सीटी इसलिए क्योंकि उसमें एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट क्या साइज है, कितना है, वो एग्जैक्ट पता चलता है। अल्ट्रासाउंड में भी पता चलता है बट वो उतना आप ये नहीं बोल सकते बिल्कुल उतना स्पेसिफिक नहीं है जितना आपका सीटी में एग्जैक्ट पता चलेगा। ओके। अच्छा, क्या जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये टेस्ट मेक सम कॉस्ट, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट कराने में खर्चा महसूस होता है, गरीब होते हैं बेचारे, तो क्या ये बिना स्कैन के भी पता पड़ सकता है? अब बिना स्कैन के पता पड़ सकता है, जो मैंने आपको शुरू में ब्लड काउंट से बताया। दूसरा हम एक और चीज करा सकते हैं, सीरम हम लोग जो रहता है आपका अमीबा और ये सब, ये हमारे ब्लड में भी कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम स्पेसिफिक उन चीज के लिए एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। तो उसमें हमारा एंटीमीबा जो होता है वो उसके कुछ एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन जाते हैं। तो वो एंटीबॉडीज हम ब्लड के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो अगर उन्हें गाइड उसकी तरफ नहीं जाना तो ये चीज भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, ये सारा हमने डिस्कशन करा, तो जैसे जिन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी होता है उनमें कितना रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है इस चीज का? काफी ज्यादा, बिकॉज अगेन इम्यूनिटी जो होती है ऐसे पेशेंट्स की डिक्रीज हो जाती है। अगर वो इस चीज के लिए कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे या ये चीज उनको अफेक्ट कर रही है, मतलब बहुत पेशेंट होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि उनको HCV है या HPSAG है। तो बहुत बार मैंने देखा कि हम जब उनका ये वायरल मार्कर्स करवाते हैं, जब हमारे पास एब्सेस के साथ ही पेशेंट आता है और हम वायरल मार्कर्स कराते हैं तो देखते हैं वो भी पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है इसका। कोई भी चीज क्रॉनिकली पेशेंट को जो बीमार कर रही है वो कॉज कर सकती है। ओके। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो क्या हम इसे कुछ स्टेजिंग में डिवाइड कर सकते हैं कि एब्सेस की कुछ स्टेजेस होती हैं? नॉट नेसेसरीली, ऐसा कोई स्टेजिंग एज सच नहीं इसके अंदर रहता है। ओके। एब्सेस मतलब एब्सेस ही है। हाँ जी। ओके। तो लिवर एब्सेस के ट्रीटमेंट क्या मतलब खाली मेडिकेशन से होता है या सर्जरी पर ही जाना पड़ता है? अगर शुरुआत है, ज्यादा नहीं है, एब्सेस छोटा है तो दवाइयों से हो जाता है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा है
तो हमको फिर उसको ड्रेन करना पड़ता है। ओके। हाँ, तो ड्रेन करने के कुछ अलग तरीके होते हैं जिससे हम ड्रेन कर सकते हैं। ओके। तो जो आपकी दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं उसका भी थोड़ा सा लंबा कोर्स होता है। ओके। लेकिन अगर छोटा है, शुरुआती है, तो फिर दवाइयों से हो सकता है। अच्छा मैम, जैसे आप अभी ड्रेन की बात कर रहे थे, तो निडल ड्रेन और कैथेटर ड्रेन, ये 2 वर्ड आते हैं हमारे पास में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसमें पेशेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है? जो नीडल ड्रेन जो हम बोलते हैं वो बेसिकली व्हाइट बोर्ड नीडल ली जाती है, डायरेक्टली उसको लिवर के अंदर एब्सेस के अंदर डाला जाता है और अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है वो, तो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए उसको डालते हैं। और अगर उसमें इतना लिक्विफेक्शन है तो हम लोग उसको डायरेक्टली वहां से ड्रेन कर लेते हैं थ्रू अ वेरी बिग नीडल जो रहती है उससे हम ड्रेन कर लेते हैं उसको। एक तो ये होता है, बट ये उनके लिए है जो बड़े हैं लेकिन उतने बड़े नहीं हैं, वो थोड़े छोटे ही हैं। बट अगर एब्सेस बहुत बड़ा है, मतलब आप समझिए 400 सीसी का 500 सीसी का एब्सेस है। मैं ये जानना चाहूंगा 400 सीसी 500 सीसी मतलब ये सीसी मतलब सेंटीमीटर नहीं, ये आप ये समझिए 500 ml। ओके। बिल्कुल 400 ml 500 ml का अगर आपका एब्सेस है जो इतना बड़ा हो जाता है इम्पेंडिंग रप्चर, मतलब कि एकदम से रप्चर हो सकता है या हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, तो ऐसे केस में हम पिगटेल कैथेटर जैसे बोलते हैं वो डाल देते हैं। कैथेटराइजेशन जो हम करते हैं तो उसमें बेसिकली पाइप डालते हैं ताकि जो है कंटिन्यूअस जो है उसका ड्रेन आउट होता रहे। उसमें भी ये चीज रहती है कि जो अंदर एब्सेस बना है वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गाढ़ा भी हो सकता है। मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था ये। जी। तो जो गाढ़ा रहता है उसको हम लोग उसमें नहीं डाल सकते हैं। ओके। तो उसमें हमको पहले मेडिसिन ही देनी पड़ती है ताकि वो थोड़ा लिक्विड बन जाए, फिर हम उसके अंदर या तो उसको अगर नीडल से हो पा रहा है तो नीडल से, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा बड़ी साइज का है तो फिर हम लोग उसको पाइप डाल के निकाल सकते हैं। अच्छा मैम, क्या जैसे जो लिवर एब्सेस के पेशेंट्स होते हैं क्या उनमें एसाइटिस का भी प्रॉब्लम देखा जाता है? एसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है अगर क्रॉनिकली हो और उसके साथ एसोसिएटेड अदर फैक्टर्स हो, जैसे कि सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, क्योंकि अक्सर ऐसे पेशेंट एल्कोहलिक होते हैं। ओके। और एल्कोहलिक में ऑलरेडी लिवर में सिरोसिस हुआ होता है उनको, और सिरोसिस की वजह से एसाइटिस होता है। राइट। एज सच लिवर एब्सेस की वजह से एसाइटिस नहीं होता है, लेकिन हाँ जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं जैसे एल्कोहलिज्म में सिरोसिस हो गया है तो उस वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया यानी कि प्रोटीन जो होता है बॉडी में कम हो जाता है, तो उस कारण जो है आपका एसाइटिस देखने मिल सकता है। हाँ जी दोस्तों, एसाइटिस में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एसाइटिस पेट में जो लोगों के पानी भर जाता है उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। और ऐसे लोग जिनको एसाइटिस हो जाता है उनकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो मैम अब मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूँ कि 2 टाइप के पेशेंट्स हुए, एक तो जिनका बहुत छोटा है और एक जिनका बहुत बड़ा है। तो अगर जो मेडिकेशन से ठीक होने वाले लोग हैं उनके ठीक होने में लगभग कितना समय लग जाता है? मेडिकेशन इसमें यूजुअली 14 डेज का रहता है। 14 डेज में हम लोग देखते हैं, अक्सर 14 डेज जो इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो रहता है। उसमें अगर कम हो रहा है, हमको दिख रहा है तो हम कंटिन्यू करवा देंगे, फिर कुछ दिन वो घर पे भी मेडिकेशन लेते हैं और वही चीज कंटिन्यू होती है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि नहीं कम हो रहा है इससे या कोई इशू या और बढ़ रहा है, देन फिर हम लोग उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो रहता है हमारा ड्रेन वो करते हैं। क्या सर्जरी भी जरूरत पड़ती है इसकी? सर्जरी की जरूरत जैसे मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, इम्पेंडिंग रप्चर हो गया है तो फिर हमको सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें बेसिकली हमको लेप्रोटमी जो होता है, मतलब बड़े चीरे से पूरा जो भी बाहर निकला है बस उसको क्लीन आउट करना होता है। राइट। अच्छा मैम, जैसे आपने भी 2 चीज बताई, फर्स्ट तो हमने पूछ लिया कि मेडिकेशन से वो 14 डेज में ठीक हो जाता है। अगर जो ड्रेन करना है उसको ठीक होने में कितना समय लग जाता है? ड्रेन होके एक्चुअली जल्दी ठीक होता है। हाँ, ड्रेनेज से क्या होगा कि अपने जो पस है वो ही निकाल दिया है तो फिर ऑलरेडी जो कैविटी का साइज है वो कम हो जाता है। तो अगेन हम लोग 7-8 डेज के लिए मेडिकेशन देते हैं उसके बाद, और वो काफी जल्दी एक्चुअली ठीक हो जाता है। और जो हमारे थर्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस है सर्जरी के बाद कितना समय लग जाता है? सर्जरी तो बेसिकली ये है कि अब बिल्कुल एंड चीज है,
जी। तो इसमें तो काफी टाइम लगता है, काफी क्योंकि उसमें हम सिर्फ अब क्या आता है, एक बड़ा चीरा जो लगता है पूरे पेट में, मिड लाइन लगता है, और उसके थ्रू हम लोग जितना भी उनका गंदगी या सब होता है वो पूरा सफाई करते हैं, कैविटी को साफ करते हैं, जो भी बचा कुछ होता है सब कुछ ड्रेन आउट कर देते हैं। राइट। उसके बाद बेसिकली जो सर्जरी से उभरने का टाइम होता है वो फिर एड ऑन हो जाता है, ऐड ऑन हो जाता है। तो आप समझिए इवन ये 1 मंथ तक भी आपको फिर ये खिंचता है। हाँ। राइट। अच्छा, एक चीज डेफिनेटली पूछना चाहूंगा, 2 टाइप के पेशेंट अपने यहाँ, 2 नहीं इनफैक्ट 3 टाइप के पेशेंट अपने यहाँ बहुत बड़ी रिस्क कैटेगरी में माने जाते हैं। एक तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, दूसरा वो जिनको डायबिटीज होती है, तीसरा वो जिनको क्रोनिक किडनी डिसीज होती है, CKD। तो इन लोगों के इस टाइप के पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखनी चाहिए, क्या इनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है? मेन देखो, ये जो चीज हो रही है इसका मेन जो कॉज है वो है अनहाइजीनिक खाना जी, अनहाइजीनिकली पानी, ये 2 चीजों से होता है। आप ये चीज का अगर ध्यान रखेंगे, अनहाइजीनिक कुछ भी नहीं खाएंगे, घर का खाना ये सब, तो इससे मतलब बहुत छोटी चीज है, बट ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो स्पेशली जो लोग ऑलरेडी क्रॉनिकली डिजीज्ड हैं या क्रॉनिक उनमें इशू आ रहा है, वो डेफिनेटली जितना हाइजीनिक तरीके से रह सकें, घर का खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीजें होती हैं, फ्रूट्स लें, हाई प्रोटीन लें, इस टाइप की चीजें लें, जिससे उनका हार्ट भी अच्छा रहेगा, किडनी भी अच्छी रहेंगी, इस तरीके का खाना लें। तो इससे क्या होगा कि जो उसका मेन सोर्स है वही खत्म हो जाएगा। साथ में ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो आपकी मेडिकेशन चल रही है, जैसे हार्ट के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं, वो डेफिनेटली कंटिन्यू करें। जो आपका CKD के लिए यूजुअली पेशेंट डायलिसिस पे होता है, पानी की मात्रा किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो जरूर डेफिनेटली लें। सिमिलरली जो भी उनका जो मेडिकेशन, BP की मेडिकेशन, डायबिटीज की स्पेशली मेडिकेशंस कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत मैंने उसको मेंटेन करके रखें। बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट्स यूजुअली क्या है, डायबिटीज के मेडिकेशन एक टाइम तक लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अब तो हमारी डायबिटीज ठीक हो गई, और फिर थोड़ी देर 1 महीने बाद फिर देखेंगे, फिर उनकी बढ़ी है, फिर बोलेंगे ये कैसे हुआ, ये तो आपने छोड़ी थी, हाँ छोड़ी थी। तो फिर वही, तो ये चीज पे भी ध्यान रखना है कि जो आपका कुछ भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना कुछ खाएं, मतलब ना कुछ मेडिकेशन लें और ना छोड़ें। हाँ, राइट। अच्छा मैम, हमने अभी ये डिस्कस कर लिया कि हमारी डिसीज क्या होती है, किस टाइप की होती है, डायग्नोज कैसे होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि डाइट एंड रिकवरी। ओके। तो लिवर एब्सेस में पेशेंट का क्या खाना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट तो घर का खाना खाना चाहिए जी। बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं, अनहाइजीनिक प्लेसेस पे जितना खाना अवॉइड कर सकते हैं। एक जैसे यूजुअली अल्कोहलिक्स में बहुत ये सुनाई दे, मतलब मिलता है, तो हमारे एक सर थे वो हमें बताते थे कि ये क्यों होता है, तो कहते थे अल्कोहल तो तुम्हारा खुद ही इम्यून डाउन कर रहा है। फिर कह रहे जब भी वो अल्कोहल लेने जाते हैं साथ में बर्फ जरूर लेते हैं, और आसपास की कोई एक दुकान से, और वो बर्फ भी पानी में, गंदा सा पानी होगा, उसका कोई मतलब पता नहीं होता कैसे कहाँ से आ रहा है, प्लास्टिक का कप रहता है, उसी में बर्फ डालते हैं, उसी में गंदा पानी डालते हैं। तो वो क्या करता है, वो दोनों चीजें मिक्स कर लेते हैं। इम्यूनिटी भी कम है, साथ में सोर्स भी ले लिया उन्होंने खाने का, तो फिर इसीलिए सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो अल्कोहलिक्स। ऊपर से मतलब अब मैं थोड़ा वर्ड ऐड कर रहा हूँ, जैसे जितने भी अल्कोहलिक लोग होते हैं वो चखना एक वर्ड यूज करते हैं, वो बड़ा स्पाइसी होता है। स्पाइसी, और जितना मतलब उसमें हर तरीके का गंदगी ऐड ऑन हो जाए, वो साथ में ऐड ऑन हो जाती है, तो और स्पाइसीनेस बढ़ जाती है उसकी, तो फिर वो उसको भी ले लेते हैं। तो फिर वो इसी वजह से, तो वही है, अनहाइजीनिक चीज से बचे। हाँ, जितना हाइजीनिक घर का खाना खाएं उतना अच्छा है। साथ में प्रोटीन जरूर लें। हाँ, क्योंकि प्रोटीन भी लोग बहुत कम लेते हैं। एग्स वगैरह अगर खा सकते हैं लें, दालें लें, और फ्रूट्स लें, स्पेशली विटामिन C वाली चीजें लें, जो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके अंदर इंक्रीज करेगी और फाइटिंग इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। विटामिन C हो गया आपका, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, विटामिन E हो गया, ये सब आपको फ्रूट्स में बहुत अच्छा मिल जाता है। तो डेफिनेटली फ्रूट्स लें ज्यादा से ज्यादा। राइट। दोस्तों, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये अमरूद में बहुत अच्छा होता है, और ये अमरूद एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में हर व्यक्ति की रीच में होता है, बहुत सस्ता होता है, तो अमरूद का प्रयोग जरूर करें अपनी लाइफ में। अच्छा मैम, एक जैसे हम लोग अल्कोहल की बात करें, तो क्या अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए?
अभी हर चीज को बंद तो नहीं करता कोई भी, मैं ये नहीं बोलूंगी किसी से भी कि बिल्कुल ड्रिंक मत करो, बिल्कुल ये मत करो, मतलब क्योंकि मेरे बोलने का फायदा नहीं जी होगा। जो जी जो करते हैं वो करते ही हैं। आई जी वुड जस्ट लाइक टू से कि मॉडरेशन में करें सब कुछ। बार बार मैं एक ही चीज बोलती हूँ, हाइजीन 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 पे जी ध्यान दें, और मॉडरेशन में हर चीज ठीक रहती है। ओके। हाँ अच्छा क्या जिस पेशेंट को लिवर एब्सेस होगा बाद में वो अपनी एक्चुअल लाइफ में वापस आ सकता है इसके ठीक होने के बाद? जी डेफिनेटली। अच्छा और बट जो लिवर एब्सेस के पेशेंट होते हैं उनको मैं बहुत स्ट्रिक्टली जरूर बोलती हूँ कि अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेंगे आगे से, क्योंकि Okay. ऑलरेडी वो वीक हैं, तो वो Compromised होते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो फिर ये चीज जस्ट बढ़ाएगी सब कुछ। जी तो ये चीज मैं डेफिनेटली बोलती हूँ। उसके अलावा अपना अगर खाना वगैरह भी बहुत अच्छा करें, क्योंकि इसमें पेशेंट ऑलरेडी माल नरिश्ड हो जाता है, जी तो अपना उनको फूड खाना और ये सब कुछ बहुत अच्छा इंक्रीज करना पड़ेगा। पानी ये सब जो रहता है वो सब इंक्रीज करें तो डेफिनेटली अपने वापस से नॉर्मली वो रह सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। अच्छा मैम, हम तो इंडियंस हैं हम्म, तो हमारे यहाँ तो कचौरी पूरी हाँ सब्जी जी। ये बहुत चलता है। इसके हाँ, बारे में आप क्या कहेंगे? बात वही आ जाती है फिर से मॉडरेशन। अच्छा मॉडरेशन में थोड़ा बहुत देखो, मना तो कोई, मैं बोलूंगी कि भाई ये भी मत खाओ वो भी मत खाओ, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, जी खाते ही हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो बिल्कुल मॉर्निंग में मैंने देखा है शुरुआती कचौड़ी से होती कचौरी है। जो होती है। तो इसीलिए फिर वो तो मना नहीं कर सकते, बट आई थिंक हर चीज मॉडरेशन में की जाए तो कोई उसमें ऐसे बुराई नहीं बुराई होती नहीं है, है। राइट। अच्छा मैम, अगेन शायद मुझे लगता है कि इसका आंसर हम पहले भी दे चुके हैं। लिवर एब्सेस से बचाव कैसे करें? हाँ तो फिर वही बात है, सोर्स को खत्म करें, बर्फ का पानी ना पिए बाहर। जी और जो भी है बाहर का खाना जो है अब कम कर दें, जितना हो सके उतना। अच्छी शॉप्स में अच्छी जगह पे अगर खाना है तो खाएं। बेसिकली वही है, क्योंकि आपका मेन इशू है गट गट के अंदर खराब चीज जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं, वही ट्रेवल करते हैं लिवर की तरफ। राइट, मतलब जो चीजें आपके गट को कंफर्टेबल रखती हैं बिल्कुल हमें उस पर कंसंट्रेट करना है। करिए। यस राइट। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे। क्या लिवर एब्सेस सिर्फ शराब पीने वालों को ही होता है? नहीं, सिर्फ शराब पीने वालों को नहीं होता है, कोई भी चीज जो आपकी इम्यूनिटी कम कर रही है वैसे पेशेंट्स में हो सकता है। अच्छा क्या देसी इलाज से ही ठीक हो सकता है? नहीं, देसी इलाज से ठीक नहीं हो सकता है। राइट। अच्छा क्या डिसीज कंटीजियस होती है? नहीं, ये डिजीज कंटीजियस नहीं कंटीजियस नहीं होती है। ओके, कंटीजियस का मतलब मैं आपको बताऊं संक्रामक, मतलब जानलेवा नहीं होती है डिसीज। अगर आप इसका टाइम पे ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ठीक हो सकती है और आप अपनी लाइफ में दोबारा नॉर्मली आ सकते हैं। क्या एक बार होने के बाद ये दोबारा भी हो सकती है? डेफिनेटली अगर आपने जो मैंने बताया कि जो चीज़ें आपको प्रिवेंट करनी है, फिर से दारू नहीं पीनी, ड्रिंक नहीं करना, फिर से आपको वही अनहाइजीनिक तरीके से नहीं रहना, तो फिर आप ये नहीं रिपीट होगा। लेकिन हाँ, अगर आप वापस वही सेम लाइफस्टाइल में चले जाओगे जैसे पहले थे, तो ये रिपीट होने का। क्या ये एक बार होने के बाद दोबारा हो सकता है? हो सकता है, अगर आप जैसा मैंने बताया जो पहले है कि ड्रिंक नहीं करना है और अपना बाहर का जो भी आपका खाना है उसको कम कर दीजिए, अवॉइड करिए जो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली पुराने लाइफस्टाइल में वापस मत जाइए। ओके, एक न्यू अच्छा लाइफस्टाइल बनाइए तो ये रिपीट नहीं होगा। ओके। अच्छा मैम, कंक्लूसिवली अभी हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छा बातें करी, तो आपको जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि हाइजीनिकली रहें, लेकिन हाँ हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि ये ऐसा ही होना चाहिए। आप एक मॉडरेशन में रहिए, जो भी करना है मॉडरेशन में कीजिए। जो आपको लग रहा है कि भाई ये आपको अफेक्ट कर रहा है ज़्यादा, तो उस चीज़ को अवॉइड कर लीजिए। जो आपको, और हेल्दी हैबिट्स को डेफिनेटली इनकलकेट कीजिए अपने उसमें, स्पेशली फ्रूट्स एंड ऑल। फ्रूट्स और घर का खाना तो सबसे अच्छी चीज है। राइट। अच्छा एक टॉपिक हम इस पे भूल गए मैम, एक्सरसाइज का कितना रोल है? बेसिकली लिवर एब्सेस में ऐसा एक्सरसाइज का रोल इतना मैं नहीं बोलूंगी, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्ट नहीं कोई कोरिलेशन है, बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, क्योंकि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको खुद का मन नहीं करेगा कुछ अनहेल्दी खाने का। तो वो उस तरीके से क्या है, आप अपना ओवरऑल जो है वेलबींग वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। राइट। तो दोस्तों आज हमने लिवर एब्सेस के बारे में जाना, और कंक्लूसिवली मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि बहुत हाइजीनिक खाना खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। बाहर जहाँ आप जाते हैं तो वहाँ अपना हाइजीन जरूर देखिए, कोई ये जरूर देखिए
कि जो व्यक्ति अपना खाना बना रहा है, जो हमारी डिश बना रहा है, उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही तेल को बार बार रिपीट करके खाना बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। साथ ही मैं आपको ये कहूँगा, आप मेरे चैनल डॉक्टर स्टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हम अलग अलग टॉपिक्स पे लाते रहते हैं, उस पर आप बहुत इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। साथ ही अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करनी है, कुछ जानना है, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करिए, तो उसका मैं आपको डॉक्टर साहब के साथ बात करके मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।